नमस्कार। देश की बात में आप सभी का अभिनंदन वंदन। बसपा में मायावती जी ने फिर से कमान और अपना उत्तराधिकार दोनों अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंप दी। 47 दिन के भीतर आकाश आनंद का पुनः राज्याभिषेक हो गया पार्टी के भीतर, ऐसे समझ लीजिए। लेकिन ये खबर तो पुरानी है, फिर आज अभी इस पर चर्चा क्यों? इस पर चर्चा इस कोण से जरूरी है कि क्या आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी को कांशीराम के समय की बसपा बना पाएंगे? बसपा का जो भी चरमोत्कर्ष काल रहा है, जो भी उसका जलवा जलाल रहा है, वो कांशीराम का कालखंड है। और ये ठीक है कि पहली बार जब बीएसपी अपने ताकत पर बहुमत की सरकार बीएसपी ने बनाई 2007 में, तब कांशीराम जी का निधन हो चुका था 1 वर्ष पहले। 2006 में उनका निधन हो गया था। लेकिन बसपा सरकार बना पाए, यहां तक बसपा को लाने का एकमात्र श्रेय कांशीराम को ही था। इसलिए मैं कहता हूं कि बसपा का सारा चरमोत्कर्ष कांशीराम के कालखंड में रहा। बामसेफ और डीएस फोर्स से होती हुई जो यात्रा आई दलित चेतना की, उस यात्रा के ध्वजवाहक कांशीराम रहे। और उन्होंने जब बीएसपी का गठन किया तो उन्होंने बहुत कम समय में बीएसपी को उत्तर प्रदेश में निर्णायक राजनीतिक दल बना दिया, जिसकी भूमिका राजनीति में निर्णायक हो गई। अनगिनत प्रयोगों की भीतिकाओं से निकले कांशीराम। उन्होंने भाजपा से भी अलायंस किया, कांग्रेस से भी अलायंस किया, सपा से भी अलायंस किया, सबसे गठबंधन किया, सबसे गठबंधन तोड़ा। किसी को नागनाथ बताया तो किसी को सांपनाथ बताया, लेकिन राजनीति में वो हमेशा प्रासंगिक बने रहे। उनके यहां कांशीराम के निवास पर अटल बिहारी वाजपेयी भी जाते रहे, लाल कृष्ण आडवाणी भी जाते रहे, नारायण दत्त तिवारी भी जाते रहे, जितेंद्र प्रसाद भी जाते रहे। एक होता है ना कि ऐसा व्यक्ति जिसकी आप राजनीति में उपेक्षा नहीं कर सकते, ऐसे कांशीराम हो गए थे। और उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीएसपी को भी वैसा ही दर्जा दिला दिया था कि कोई भी दल हो, कोई भी राजनीतिक समीकरण हो, बीएसपी को दरकिनार नहीं किया जा सकता। फिर जब मायावती जी का कालखंड चला तो बीएसपी छिजती रही। बीएसपी की हवेली से 1 ईंट 2 ईंट रोज नीचे निकलती रही। और होते 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 वो 30% से अधिक वोट प्रतिशत वाली पार्टी आकर सिमट गई इकाई में, 9% के आसपास वोट बैंक पर। अब पीढ़ी परिवर्तन हुआ है बीएसपी में। कांशीराम के बाद मायावती ने जब बीएसपी संभाली तो बीएसपी में लगातार क्षरण हुआ और होते होते उसकी स्थिति ये आ गई। अब मायावती जी से कमान ले रहे हैं आकाश आनंद। आकाश आनंद क्या कांशीराम की कार्यशैली को फॉलो कर पाएंगे? कांशीराम की कार्यशैली की 2 विशेषताएं थी। एक, सबके लिए उपलब्ध होना, बिना किसी बड़े क्या बोलेंगे, बड़े प्रोटोकॉल कहिए या बड़े तामझाम के, सहज सरल रूप में सबके लिए उपलब्ध होना। देश भर से आए कार्यकर्ताओं से कभी नहीं लगा कि कांशीराम से, अपने नेता से मिलना कठिन है। नहीं, चाहे उनका निवास हो हुमायूं रोड वाला, और चाहे गुरुद्वारा रकाबगंज वाला रोड वाला उनका दफ्तर हो, कांशीराम सबके लिए उपलब्ध रहे। ये उनकी बड़ी ताकत थी। और दूसरा, प्रवास और यात्रा। उत्तर प्रदेश भर में और देश भर में, विशेष रूप पूरे देश भर में कांशीराम ने इतनी यात्राएं की, बिना किसी आडंबर के, सहज सरल रूप में यात्राएं। ये उनकी विशेषता थी। बिना चुनाव के भी रैलियां करना, जनसभाएं करना, लोगों से मिलना।
5 वर्ष, पूरे 5 वर्ष सक्रिय रहने वाला राजनेता। केवल 3 महीने, 5 साल में 3 महीने सक्रिय रहने वाले राजनेता नहीं थे कांशीराम, वो 5 वर्ष सक्रिय रहने वाले राजनेता थे। शायद इसीलिए उन्होंने बसपा को अपने जीवन काल में इतनी ऊंचाइयां दे पाए वो। अब उसके बाद मायावती जी की जो कार्यशैली है उस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, वो ताजी कार्यशैली है, अभी लोग देख ही रहे हैं, उनको स्मरण में है। अब आकाश पर निर्भर करता है वो कौन सी कार्यशैली चुनते हैं। वो मायावती स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग चुनेंगे कि मायावती जी जैसे कार्य करती हैं। मायावती जी सामान्यतः 4.25 वर्ष सक्रिय नहीं रहती बहुत, वो केवल 3 महीने सक्रिय होती हैं, जब चुनाव चरम पर होता है कुछ जनसभाएं करती हैं बस। गैर चुनाव काल में मायावती जी कोई जनसभा करती हो कतई संभव नहीं, उनसे मिलना सहज हो कतई संभव नहीं, सामान्य कार्यकर्ता उनसे मिल सके, कोई ऐसा अवसर हो, कोई ऐसा प्रक्रिया हो बसपा में, कतई संभव नहीं। ये कांशीराम से ठीक उलट शैली है, ठीक उलट। अगर कांशीराम की वो शैली उत्तर है तो मायावती जी की ये राजनीतिक शैली दक्षिण है, दक्षिण। अब लाख टके का सवाल कि मायावती जी का ये भतीजा बसपा के मार्गदर्शक कहिए, संस्थापक कहिए, मेंटोर कहिए, कांशीराम के रास्ते के बताए रास्ते पर चलेगा या अपनी बुआ के बताए और बनाए रास्ते पर चलेगा। दोनों की कार्यशैलियों के नतीजे भी सामने हैं, दीवार पर लिखे। बसपा कैसे बनी ये भी दीवार पर लिखी इबारत है। बसपा का वोट घटा कैसे ये भी दीवार पर लिखा है। और लोकसभा, राज्यसभा और उत्तर प्रदेश की विधान परिषद, इन तीनों सदनों में बसपा की शून्य उपस्थिति ये भी दीवार पर लिखा है। और दीवार पर ये भी लिखा है कि 2007 में जिस बसपा ने उत्तर प्रदेश में बहुमत की, अपने दम बहुमत की सरकार बनाई थी अकेले, उस बसपा का आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्यों वाली जो विधानसभा है उसमें केवल 1 सदस्य है, रसड़ा से उमाशंकर सिंह। उमाशंकर सिंह को माइनस कर दीजिए तो विधानसभा भी शून्य हो जाएगी। अब सब कुछ दीवार पर लिखा है, फैसला आकाश आनंद को करना है, वो कौन से रास्ते चलना चाहते हैं और कौन से रास्ते बसपा को ले जाना चाहते हैं। कांशीराम ने कभी प्रयोगों से तौबा नहीं की। वो कहते थे मैं हर प्रयोग से बसपा को मजबूत करता हूं, किसी से जुड़ने में उनको संकोच नहीं और किसी का साथ छोड़ने में संकोच कभी नहीं रहा। वो जिससे जुड़ते थे उसकी भी आलोचना करते थे और वो कहते थे कि मेरी नजर सिर्फ इस बात पर है कि बसपा का लाभ कैसे हो, बसपा के पास राजनीतिक तौर पर वो ताकत कैसे आए जिससे जो दलित है उसको लगे कि वो भी सत्ता के निर्धारण करने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। अब आकाश आनंद के ऊपर है वो कैसे और कहां तक बसपा को आगे ले जाते हैं। उनके पास चुनौती बड़ी है, बसपा बेहद कमजोर स्थिति में है एक, और दूसरा उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 3 बड़े कद के नेता, योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी से, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी खुद कांग्रेस, 3 बड़े नेताओं से आकाश आनंद का मुकाबला है। छोटा मुकाबला नहीं है। उनको इस रेस में अपनी उपादेयता सिद्ध करनी होगी, अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करनी होगी कि योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस राजनीतिक त्रिमूर्ति के बीच में आकाश आनंद कहाँ ठहरते हैं, कहाँ फिट होते हैं, ये भविष्य का प्रश्न है और यहीं से आकाश का मूल्यांकन करेगा आने वाला समय। धन्यवाद।